स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज अपन आगे बढ़ेंगे पद परिचय में। सर्वनाम का पद परिचय पढ़ रहे थे। पद परिचय में अपन पढ़ रहे थे सर्वनाम, और सर्वनाम में अपन ने पढ़ लिया था पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो 3 सर्वनाम अपन ने पढ़ लिया था। और चौथा सर्वनाम देखो, चौथा सर्वनाम रहेगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर वो सर्वनाम शब्द रहेंगे जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। वह सर्वनाम शब्द जिनमें प्रश्न होने या पूछने का बोध हो। अब देखो, प्रश्न होने या फिर प्रश्न पूछने का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनमें प्रश्न होने या प्रश्न पूछने का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा प्रश्न पूछने का बोध होता है या जिसमें प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम में एक विशेष ध्यान रखना, कभी कभार होता क्या है कि एक प्रश्नवाचक विराम चिन्ह ही होता है। प्रश्नवाचक विराम चिन्ह होता है। कभी कभार वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द ने देकर अंत में इस विराम चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं और अपन उसको अधिकांश क्या मान लेते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम मान लेते हैं। परंतु विशेष ध्यान रखना, किसी भी वाक्य के अंदर अगर प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द दिया हुआ है तभी वो किस में रहेगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम में रहेगा। प्रश्नवाचक विराम चिन्ह लगाने से वो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं रहेगा, परंतु वाक्य के अंदर कहीं पर प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द आ रहा हो तब वो क्या रहेगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम रहेगा। अब इसमें कौन कौन से शब्द होते हैं देखो सर्वनाम शब्द में, जैसे क्या, कब, क्यों, किसको, कहां। अब देखो, क्या, कब, क्यों, किसको, कहां, किसे, ऐसे शब्द आ रहे हैं, ऐसे शब्द आ रहे हो जहां पर क्या हो गए? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। क्या, कब, क्यों, किसको, कहां, किसे, ये सभी के सभी शब्द रहेंगे, वो क्या रहेंगे? प्रश्नवाचक शब्द रहेंगे, जिसमें किनका बोध होता है? प्रश्न होने का बोध होता है या प्रश्न पूछने का बोध हो रहा हो, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। अब ये शब्द अगर किसी वाक्य में है, ये शब्द अगर किसी वाक्य में है तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगर ये शब्द वाक्य में कहीं पर नहीं है ऐसे शब्द और उसके बावजूद भी वाक्य के अंत में अगर प्रश्नवाचक विराम चिन्ह लगा हुआ है तो अशुद्ध माना जाता है। क्यों? ये प्रश्नवाचक विराम चिन्ह तभी लगेगा जब इन शब्दों का प्रयोग होता है, प्रश्न पूछने का बोध होता है, तो कौन सा रहेगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द रहेगा। अब इसमें देखो, मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, और भी रहेंगे बहुत सारे शब्द इसमें, जैसे कौन,
यहीं से ले लो। उदाहरण, अब देखो उदाहरण में आपको इतना ध्यान रखना है कि जब अपन उदाहरण देंगे ना, जब कोई भी अपन वाक्य लिखेंगे तो उसमें क्या करना है कि ये सर्वनाम शब्द आना चाहिए। देखो देखो कौन आया है, देखो कौन आया है, तो यहां पर एक आ रहा है, देखो कौन आया है। अब बाद में प्रश्नवाचक विराम चिन्ह लगा दिया अपन। अब लगा क्यों कि यहाँ पर प्रश्न होने का बोध हो रहा है, तो ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पर ये शब्द आ रहा है तो प्रश्नवाचक विराम चिन्ह लग रहा है। कभी कभार होता क्या है कि इन प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों को न देकर के अगर विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है तो गलत रहेगा, शुद्ध नहीं होता, वो अशुद्ध रहेगा। तो इसमें आपको ये ध्यान नहीं रखना, आपको ये ध्यान रखना कि इसके अंदर प्रश्नवाचक विराम चिन्ह है या नहीं। पानी में क्या गिर गया, पानी में क्या गिर गया है। अब देखो पानी में क्या गिर, क्या शब्द आ रहा है, कौन सा रहेगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द जिसमें प्रश्न होने का बोध होता है या प्रश्न पूछने का बोध हो, वो हमेशा कौन सा सर्वनाम रहेगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम रहेगा। अब देखो अगला सर्वनाम, अंतिम सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम होता है तो वे सर्वनाम जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता। अब देखो इसमें एक ध्यान रखना, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग करता होता है वो किसके लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, यानी अपने लिए करता है। तो इसमें इस प्रकार के सर्वनाम शब्द रहेंगे जिनमें कर्ता अपने लिए ही करता है, वो किस में रहेगा, निजवाचक में रहेगा। जैसे स्वयं के लिए करता वो किस में रहेगा, निजवाचक में रहेगा। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता स्वयं के लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, यानी अपने लिए करता है, वो किस में रहेगा, निजवाचक में रहेगा। जैसे श्वेत है, अब श्वेत है तो श्वेत शब्द होता है, ये सर्वनाम शब्द कर्ता अपने लिए करता है, वो किस में रहेगा, निजवाचक में रहेगा। जैसे अपने, आप, स्वयं, अपने, आप, स्वयं, अपने, आप, स्वयं और श्वेते, ये सर्वनाम शब्द रहेंगे, वो किस में रहेंगे, निजवाचक में रहेंगे। ये आता है ना जैसे अपन बोलते हैं खुद, ये सर्वनाम शब्द। तो वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग करता स्वयं के लिए करता है, अपने लिए करता है, वो किस में रहेगा, निजवाचक में रहेगा। जैसे मैं श्वेते पढ़ाई करता हूं, मैं श्वेते अपना गृह कार्य करता हूं, मैं अपने आप विद्यालय जाता हूं, मैं अपने आप विद्यालय जाता हूं, मैं स्वयं पढ़ाई करता हूं, मैं खुद अपना कार्य करता हूं।
मैं खुद अपना कार्य करता हूँ, मैं श्वेत विद्यालय जाता हूँ, मैं अपने आप पढ़ाई करता हूँ, मैं अपने आप 4 बजे उठ जाता हूँ, उठाने की आवश्यकता नहीं है। तो जिस सर्वनाम शब्द रहेंगे जिसमें कर्ता स्वावलंबन, एक ध्यान रखना, स्वावलंबन का भी बोध होता है, किसी दूसरे की सहारे की आवश्यकता नहीं होती, श्वेत कार्य कर रहा हो, खुद कार्य कर रहा हो, वो हमेशा किसमें रहेगा, निजवाचक सर्वनाम में रहेगा, जिसमें स्वयं या स्वावलंबन की भावना या अपनत्व की भावना होती है, वो किसमें रहेगा, निजवाचक सर्वनाम में रहेगा। जैसे अपन को पढ़ा था, अपना से बनता है अपनत्व, भाववाचक है तो अपनत्व की भावना, स्वयं, खुद, श्वेत, तो जिनका प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है वो हमेशा किसमें रहेगा, निजवाचक में रहेगा। तो ये थे सर्वनाम, ये थे सर्वनाम का पद परिचय पूरा हो गया। अब सर्वनाम के बाद में रहेगा विशेषण। सर्वनाम के बाद में क्या रहेगा, विशेषण। विशेषण अब देखो, अब विशेषण कर्म से रहेगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि भाव को संज्ञा कहते थे। अब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता था उसको क्या कहते थे, क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जुड़े हुए आपस में, संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम। तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों हो गए। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। या तो संज्ञा की विशेषता बताता है या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब विशेषण होता है जो दोनों की विशेषता बताता है, एक तो संज्ञा की बताएगा और एक सर्वनाम की बताएगा। संज्ञा में सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, विशेषण कहते हैं। अब देखो, संज्ञा और सर्वनाम की दोनों की विशेषता बता दें, विशेषण कहलाता है। एक होता है कि विशेषण की विशेषता बताते हैं, उनको कहते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण जो किनकी विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है। विशेषण की विशेषता बताता है, प्रविशेषण कहलाता है। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना, प्रविशेषण। अब इसमें क्रम क्या होता है, जैसे संज्ञा, संज्ञा के बाद में आप ले लो सर्वनाम, फिर बाद में आप ले लो विशेषण। एक तो ये क्रम होता है। सामान्यतः एक क्रम होता है, वो ये होता है कि इसमें अधिकांश होता है सर्वनाम पहले, फिर बाद में संज्ञा या फिर विशेषण या फिर विशेषण। एक क्रम होता है जिसमें संज्ञा या सर्वनाम, फिर बाद में प्रविशेषण, प्रविशेषण, फिर होता है विशेषण। तो यह आपको ध्यान रखना है इसमें कि प्रविशेषण होता है, इसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के बाद और विशेषण से हमेशा होता है पहले। प्रविशेषण होता है ना, उसका प्रयोग पहले होता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, राम सुंदर है।
राम संज्ञा शब्द, सुंदर विशेषण, सुंदर विशेषण। तो संज्ञा शब्द आ रहा है, बाद में विशेषण आ रहा है, ये रहा संज्ञा शब्द और ये रहा विशेषण। राम बहुत सुंदर है। राम संज्ञा शब्द, बहुत प्रविशेषण, सुंदर विशेषण। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रविशेषण आता है और विशेषण से पहले संज्ञा और सर्वनाम के बाद में हमेशा प्रविशेषण का प्रयोग होता है। तो प्रविशेषण होता है जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, परंतु इसका प्रयोग होता है संज्ञा और सर्वनाम के तो बाद होता है और विशेषण से पहले होता है। तो यह आपको इतना ध्यान रखना है कि विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको प्रविशेषण कहते हैं और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहा जाता है। तो विशेषण होते हैं वो चार भेद होते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं। अब देखो इसकी परिभाषा। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब देखो संज्ञा और सर्वनाम दोनों शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहा जाता है। अब विशेषण के होते हैं भेद। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? चार भेद। विशेषण के भेद पहला रहेगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा रहेगा संख्यावाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और अंतिम रहेगा सार्वनामी या संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। अब देखो अपन तीन स्थिति पढ़ी थी, संज्ञा सर्वनाम बाद में विशेषण, ये स्थिति। संज्ञा सर्वनाम ये स्थिति और ये स्थिति। अब इन तीनों की स्थिति होगी ना, उन तीनों की स्थिति का रूप अधिकांश एक ही रहेगा। उन तीनों की स्थिति का रूप अधिकांश एक ही रहेगा। वो क्या रहेगा? या तो रहेंगे संज्ञा शब्द, पहले संज्ञा शब्द फिर विशेषण, संज्ञा शब्द या विशेषण।
अब इसमें रहेगा वो अधिकांश सर्वनाम शब्द रहेगा। कौन सा शब्द रहेगा? सर्वनाम। सर्वनाम के बाद में रहेगा विशेषण। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है। संज्ञा, संज्ञा के बाद में विशेषण, गुणवाचक हो, संज्ञावाचक हो, परिमाणवाचक। इसमें सार्वनामिक, सार्वनामिक सभी का नाम। पहले क्या? सर्वनाम। संकेतवाचक, जैसे अपन ने पढ़ा था, निश्चितता का बोध हो रहा हो या पास के लिए हो रहा हो या फिर दूर के लिए हो रहा हो। अपने पहले पूर्व वाली क्लास में सर्वनाम पढ़ा था। वो कौन सा सर्वनाम पढ़ा था? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक। वह, ये, यह और वह। अब देखो, पास के लिए, दूर के लिए, वो दोनों किसका हो रहा है? निश्चितता का बोध हो रहा है। और पहले उसी में मैंने बताया था आपको कि किसी की ओर संकेत करके कहा जाता है, बोध हमेशा किसका होता है? निश्चितता का बोध होता है। तो यहाँ पर संकेतवाचक, संकेतवाचक में रहेगा कि अगर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर जब अपन संकेत करके कहते हैं तो हमेशा बोध तो निश्चितता का ही हो रहा है। तो संकेतवाचक सार्वनामिक। तो ये देखो, ये सर्वनाम शब्द है। यह पुस्तक, वह पुस्तक, यह घर, वह घर। मैं आपको कहूंगी ये घर राम का है। वक्ता कह रहा है, श्रोताओं कहता है, घर की ओर संकेत करके कह रहा है कि यह घर राम का है, यह पुस्तक श्याम की है, यह पुस्तक श्याम की है। तो पुस्तक की ओर संकेत करके कहा जा रहा है और सर्वनाम शब्द पहले आ रहा है, तो कौन सा रहेगा? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण रहेगा। क्यों? सबसे पहले सर्वनाम शब्द आता है इसमें, संज्ञा शब्द नहीं, सर्वनाम, सार्वनामिक। तो पहले सर्वनाम शब्द आ रहा है, फिर बाद में विशेषण आ रहा, तो ये रूप रहेगा इसमें। तो ये होते हैं चार विशेषण। तो पहला रहेगा गुणवाचक, जिसमें गुण, दोष, अवस्था, स्थिति बताई जाती है, वो गुणवाचक विशेषण रहेगा। चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, अवस्था, रीति, रंग सभी बताए जाते हैं, वो किसमें रहेगा? गुणवाचक विशेषण में रहेगा। जैसे कोई रंग आ रहा, रूप आ रहा हो, अवस्था आ रही हो, जैसे बुढ़ा, जवान, काला, गोरा, ठिंगना, बोना, अच्छा, बुरा, होशियार, मिलनसार, ऐसे जो भी शब्द आ रहे हैं। अब गुणवाचक में आपको ऐसा नहीं मानना है कि इसमें गुण ही बता है। गुण, दोष, अवस्था, रंग, रूप, आकार, प्रकार, ये सभी किसमें रहेगा? गुणवाचक में रहेगा, जिसमें गुण भी बताए जाते हैं और दोष भी बताए जाते हैं। तो गुणवाचक विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, अवस्था, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्थिति बताई जाती है, वो गुणवाचक में रहेगा। फिर आता है संज्ञावाचक। अब संज्ञावाचक में होता क्या है? इसमें निश्चित और अनिश्चित संख्या का बोध होता है। या तो निश्चित रहेगी या फिर अनिश्चित। तो निश्चित और अनिश्चित संख्या का बोध किसमें होता है? संज्ञावाचक। तो संज्ञावाचक के दो भेद होते हैं, एक तो रहेगा निश्चित संज्ञावाचक और एक रहेगा अनिश्चित संज्ञावाचक। और वही रूप रहेगा जो अपन पहले वाली क्लास में सर्वनाम में पढ़ा था, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द रहेंगे वो निश्चित संज्ञावाचक में रहेंगे, वहां बोध हो रहा है। और अनिश्चित सर्वनाम रहेगा वो अनिश्चित संज्ञावाचक का रूप रहेगा। जैसे ये है और संकेत करके कहा जा रहा है, निश्चितता का बोध हो रहा है, निश्चित संज्ञावाचक, निश्चितता का बोध हो रहा है संकेत करके कह रहे हैं। तो जहां पर निश्चित का बोध हो या अनिश्चित का बोध हो, वो संख्यावाचक कहलाता है। अब संख्यावाचक में इतनी ध्यान रखना आपको कि संख्यावाचक विशेषण होता है, इसमें बटा गणना होती है, यानी जिसको गिना जा सकता है वो संख्यावाचक में रहेगा। निश्चित संख्या दी हुई हो, निश्चित संख्यावाचक में रहेगा, निश्चित नहीं हो तो अनिश्चित में रहेगा। जैसे अपन अनिश्चित सर्वनाम में अपन ने लिया था ना, कुछ, कोई, कोई और कुछ। तो कुछ का प्रयोग तो हो रहा है वस्तुवाचक में, कोई का प्रयोग हो रहा था प्राणीवाचक में। तो कुछ और कोई दोनों अनिश्चितता का बोध करवा रहे हैं और वही लेने हैं यहाँ पर संख्यावाचक में। क्यों? संख्यावाचक दो रूप रहेंगे, एक तो रहेगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक रहेगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में ऐसे शब्द रहेंगे ये है वह, इनको संकेत करके कहा जा रहा है। अनिश्चित में रहेगा कुछ, कोई, थोड़ा सा, जरा सा, ऐसे शब्द को अनिश्चितता का बोध करवाते हैं। अब रहेगा परिमाणवाचक।
अब ऐसे एक शब्द और होता है, ध्यान रखना दोनों। एक होता है परिणाम, एक होता है परिमाण, परिणाम। परिमाण और परिणाम। परिमाण का अर्थ होता है नाप तोल, इसका अर्थ होता है नाप तोल, इसका अर्थ होता है नतीजा। क्या अर्थ होता है? नतीजा से, जैसे अपन कहते हैं परीक्षा परिणाम, तो परिणाम का अर्थ होता है नतीजे से लिया जाता है, और इसका अर्थ रहेगा नाप तोल से। तो अपन के यहाँ पर एक विशेषण का नाम आ रहा है, वो आ रहा है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में हमेशा ध्यान रखना, इसमें नाप तोल होता है। क्या होता है इसमें? नाप तोल होता है। यानी जिसका माप तोल किया जाए, लीटर हो, मीटर हो, ग्राम हो, किलो हो, क्विंटल हो, तो जिनका माप तोल होता है, किलो में होता हो, ग्राम में हो रहा हो, मीटर में हो रहा हो, मील में हो रहा हो, कोस में हो रहा हो, तो वो किस में रहेगा? परिमाणवाचक में। निश्चित माप तोल दिया हो तो निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित माप तोल नहीं हो तो अनिश्चित परिमाणवाचक में रहेगा। तो इन दोनों को भेद करने आप। संख्यावाचक में गणना हो रही, निश्चित संख्या तो निश्चित वाचक, निश्चित संख्या नहीं है अनिश्चितवाचक संख्यावाचक। परिमाणवाचक में माप तोल हो रहा हो, यानी जिसको लीटर में, मीटर में, ग्राम में, किलो में मापन किया जाता हो, वो रहेगा परिमाणवाचक में। और निश्चित मात्रा दी हुई हो, जैसे 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, लीटर आ रहा है, परिमाणवाचक में रहेगा, ये मापन किया जा रहा है। और संख्या निश्चित है कि 2 लीटर, तो निश्चित परिमाणवाचक। कुछ लीटर, कुछ लीटर। अब कुछ शब्द आ रहा है तो लीटर आ रहा है, परिमाणवाचक। कुछ आ रहा है तो अनिश्चित परिमाणवाचक रहेगा, यानी उसमें निश्चित मात्रा माप तोल नहीं दिए गए। तो निश्चित माप तोल हो तो निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित माप तोल नहीं हो अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित संख्या हो, जैसे 2 पेन, 2 पेन। अब 2 पेन आ रहा है तो बेटा पेन का माप तोल नहीं होता है, पेन की गणना होती है। जैसे अपन बाजार से पेन खरीदते हैं, पुस्तकें खरीदते हैं, तो वहां पर अपन को माप तोल के द्वारा अपन को नहीं दी जाती, अपन को संख्या के आधार पर, गणना के आधार पर दिया जाता है। तो जिनकी गणना के आधार पर होता है ना, वो हमेशा संख्यावाचक में। तो पेन की गणना हो रही है, 2 पेन, तो निश्चित 2 मात्रा दी गई है, इसमें रहेगा संख्यावाचक में। 2 दर्जन आम, 2 दर्जन आम। अब इसमें ध्यान रखना, एक शब्द आ रहा है दर्जन। अब दर्जन शब्द होता है ना, दर्जन में 12 वस्तुएं होती। कितनी वस्तुएं होती? 12 वस्तुएं। तो 2 दर्जन आम। अब 2 दर्जन आम आ रहा है तो 1 दर्जन में 12 आम है, तो 2 दर्जन आ रहा है, कुल कितने आम हो गए? 24 आम। तो 24 आम आ रहा है तो इसमें 24 गणना हो रही, संख्यावाचक, संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक। 2 किलो आम। अब देखो बेटा, यहाँ दर्जन आ रहा है, संख्यावाचक, क्यों? दर्जन 12 वस्तु होती है, 12 वस्तु गिना जा रहा है। 2 किलो, तो किलो आ रहा है तो परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। तो ये होते हैं 4 विशेषण। तो 4 विशेषण, गुणवाचक गुण, दोष, अवस्था, रूप, रंग बताया जाता है। संख्यावाचक में से गणना की जाती है, तो इसमें 2 रूप होता है, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक में माप तोल किया जाता है, तो इसमें भी निश्चित हो तो निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित नहीं हो अनिश्चित परिमाणवाचक। सार्वनामिक होता है या संकेतवाचक होता है, जिसमें संकेत करके कहा जाता है, और ऐसे शब्द रहेंगे, पहले सर्वनाम शब्द रहेगा। अब इनको अपन एकक को पढ़ेंगे वापिस, इन सभी को एककों को फिर पढ़ेंगे। और ऐसी आती है कि विशेषण की अवस्था, विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण के लिए 4 अवस्थाएं होती है। अब अवस्था होती, अवस्थाएं 4 होती है, और 4 अवस्थाओं में आपको ध्यान इतने रखना है कि उनमें वाचक शब्द भी आते हैं और प्रत्ययों का प्रयोग होता है। अब इसमें विशेषण के अंदर, विशेषण में रहेगा, पहला विशेषण अपन ने पढ़ाई है कि उसमें
पहला देखो, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। अब देखो गुणवाचक विशेषण होता है जिसमें विशेषण होता है जिसके अंदर गुण बताए जाते हैं, उनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुणवाचक विशेषण के अंदर उन गुणों का बोध होता है, और इसके अंदर यह भी ध्यान रखना कि नाम गुणवाचक दिया गया है परंतु उसमें गुण भी बताए जाते हैं, दोष भी बताए जाते हैं, और गुण दोष के साथ साथ में रंग, रूप, अवस्था आदि बताई जाती है। तो इसमें पहला रहेगा गुणवाचक विशेषण। तो जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष अवस्था, अब ध्यान रखना यहां पर, वह विशेषण शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु, अब देखो ऐसा अपन ने पढ़ा था संज्ञा के अंदर, वे शब्द जो किसी व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो या फिर स्थान, और यहां पर रहेगा वे विशेषण शब्द जो किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के गुण दोष अवस्था, व्यक्ति वस्तु के गुण, अब गुण दोष अवस्था, अब देखो गुण दोष अवस्था, एक एक शब्द को देखो। गुण में अच्छा है, भला है, होशियार है, ये दोष के गुण हुए। दोष में जैसे बुरा, कमजोर। अवस्था, अब अवस्था में ध्यान, जिस होते हैं अपन कहते हैं बुढ़ा, जवान, ये सभी किस में रहेंगे, इसी में रहेंगे। अवस्था, स्थिति, स्वभाव, अवस्था, स्थिति, स्वभाव। अब स्वभाव भी इसी में रहेगा कि व्यक्ति का कैसा स्वभाव है और कैसी उनकी दशा है, कैसी उनकी दिशा है। स्वभाव, दशा, दिशा का बोध, अब दशा, दिशा, रूप, रंग। अब देखो रूप रंग भी इसी में रहेगा। रूप, रंग, अवस्था, दशा, दिशा आदि का बोध कराते हैं। आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब स्थिति का बोध गुण का बोध करवाते हैं, दोष का बोध करवाते हैं, और स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, रूप, रंग आदि का बोध करवाते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इनमें देखो एक का बताता हूं मैं, एक का देखो आप इसमें सभी का। गुण, दोष, अच्छा, होशियार, मिलनसार। गुण हो गए। दोष में बुरा, कमजोर, बुरा, कमजोर, अच्छा का बुरा, होशियार, होशियार का रहेगा कमजोर। अब मिलनसार,
अवस्था, अब देखो अवस्था में रहेगा बुढ़ा, जवान, रंग, गोरा, काला, गोरा, काला, पीला। तो रंग विशेष में आ रहा है वो गुणवाचक में रहेगा, दोष विशेष गुणवाचक, अवस्था विशेष गुणवाचक, गुण विशेष गुणवाचक में। तो जिसमें दशा, दिशा, दशा नई, पुरानी, जर्जर, प्यारी उसकी दशा, क्या अपन कहते हैं उसकी अवस्था जर्जर हो गई। जीर्ण, शीर्ण, अब कहते हैं उसकी अवस्था जीर्ण शीर्ण हो गई। जीर्ण शीर्ण का अर्थ रहेगा जर्जर से। तो गुणवाचक के अंदर गुण बताए जाते हैं, दोष बताए जाते हैं, ये सभी किसमें रहेंगे, गुणवाचक में रहेंगे। अब देखो इसमें मैं आपको उदाहरण बताऊं। सफेद गाय दौड़ती है, सफेद गाय दौड़ती है। तो सफेद एक रंग विशेष आ रहा है, गुण बताया जा रहा है, गुणवाचक में रहेगा। काला घोड़ा दौड़ रहा, काला घोड़ा दौड़ रहा है। अब दोनों रंग आ रहा है, काला घोड़ा दौड़ रहा है, सफेद गाय दौड़ती है। तो काला सफेद दोनों रंग आ रहे हैं, तो रंग रूप किसमें रहेगा, गुणवाचक में रहेगा, हमेशा ध्यान रखना। ऐसे होता है भला व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, भला व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, भला व्यक्ति अच्छा कार्य करता है। अब देखो भला और बुरा गुण आ रहा है, जैसे यहां पर तो भला आ रहा है तो भला गुण है। अगर बुरा व्यक्ति अच्छा कार्य नहीं करता, यही वाक्य ले लो, तो भला व्यक्ति गुण है, गुणवाचक में रहेगा। बुरा व्यक्ति अच्छा कार्य नहीं करता है, बुरा भी किसमें रहेगा, गुण में रहेगा। क्यों, दोष, रंग, रूप, अवस्था, दशा, दिशा, स्थिति आदि का बोध करवाते हैं, वो क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अब अगला देखो दूसरा विशेषण देखो। तो इसमें ध्यान रखना आपको, कोई दिशा का बोध हो, दशा का बोध हो, रंग का बोध हो, स्थिति का बोध हो, गुण का बोध हो या फिर दोष हो, वो हमेशा ही रहेगा गुणवाचक विशेषण। अब दूसरा रहेगा संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण निश्चित और अनिश्चित दोनों संख्या का बोध होता है। तो ये अपन पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में।